हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएलसी ट्यूटोरियल्स पे। फ्रेंड्स, पिछले मशीन की लेक्चर्स में हमने क्या क्या कवर कर लिया शायद ये देखते हैं हम। ठीक है, पिछला जो मशीन का लेक्चर था अगर उसमें हम बात करें तो वहां पर क्या क्या कवर हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, पिछला जो मशीन का लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है किसी भी मशीन में। तो और ये कम्यूटेशन प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स एंड द ब्रशेस। तो इसमें ब्रशेस और कम्यूटेटर सेगमेंट्स के क्या रोल होते हैं ये हमने देख लिया था और पूरा का पूरा प्रोसीजर देखा था। ठीक है, और दूसरी वीडियो में फिर हमने दिखाया था कि रीजन क्या होता है कि जिस तरह का कम्यूटेशन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्लस से माइनस पे आना चाहिए, बट इन स्पेसिफिक टाइम जो कि कम्यूटेशन टाइम होता है उस टाइम में जो टोटल एक कॉइल में करंट फ्लो हो रही होगी जो उसकी कैपेसिटी होगी, जैसे 20 का हमने एग्जांपल लिया था, तो प्लस 20 से माइनस 20 आने में जो टाइम है तो टीसी और उसी टाइम में आपको क्या हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा पॉजिटिव टू जीरो, जीरो टू नेगेटिव हो जाना चाहिए। बट क्या होता है कि कॉइल्स के अंदर जब ये चेंजिंग की प्रोसेस चलती है तो उस समय कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है जिसकी वजह से लीनियर कम्यूटेशन यानी आइडियल कम्यूटेशन प्रैक्टिकल मशीन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज का जो अपना मेथड था उसके बाद हमने देखा कि अगर इसे हमें एलिमिनेट करना है तो वी हैव रिक्वायर्ड टू मेथड्स। तो एक रेजिस्टेंस मेथड था जिसे हमने रेजिस्टेंस कम्यूटेशन का नाम दिया था। तो अगर आज पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस कम्यूटेशन क्या होता है। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, तो अगर आप रेजिस्टेंस कम्यूटेशन की बात करते हैं तो इसको समझने के लिए क्या किया जाता है कि इन दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इंप्रूव करने का तरीका है, ये एक तरीका है जिससे आप कम्यूटेशन की प्रोसेस को इंप्रूव करना, मतलब स्पार्क को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो या स्पार्कलेस जैसा भी। तो अभी देखेंगे कि इससे कितना इफेक्टिव होता है ये जो तरीका है ये कितना इफेक्टिव होगा, इसे हमें यहाँ पर देखना होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसके देखने की बात करते हैं तो इस प्रोसेस में करना क्या है कि आपका नॉर्मली जो होता है, अगर जो नॉर्मली अगर हम बात करें, सॉरी ये एनओआरएम कर, नॉर्मली अगर आप बात करिए तो देखिए, नॉर्मली जो आपके ब्रशेस होते हैं, नॉर्मली जो आपके ब्रशेस होते हैं वो किससे बने होते हैं बेटा, कॉपर के बने होते हैं। नॉर्मली जो आपका ब्रशेस जिसका काम होता है करंट को कलेक्ट करना, तो वो किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। तो जब वो कॉपर बने होते हैं तो इस मेथड में क्या किया जाता है, इन दिस मेथड आप कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है तो इन दिस मेथड आप क्या करते हो, रिप्लेस कॉपर ब्रश, replace Cu brushes into high resistance brushes like, क्या हो जाएगा, like कार्बन एंड ग्रेफाइट। मतलब आप क्या कर दीजिए कि जो आपके ब्रशेस जिस मटेरियल से बने हुए हैं उसके मटेरियल को चेंज कर दीजिए। अब आप क्या करिए, तो जनरली ये जो होता है बेटा ये स्मॉल मशीन में यूज होता है, जो कार्बन यूज होता है ये स्मॉल मशीन में होता है, स्मॉल मशीन। और ये जो ग्रेफाइट यूज होता है ये क्या होता है, लार्ज मशीन में। और समटाइम्स क्या होता है, कॉपर ग्रेफाइट, समटाइम कॉपर और ग्रेफाइट इसका अलॉय भी यूज होता है, समटाइम्स। तो ये तरीका ऐसा है, इस तरीके में आप स्पार्क से बचने के लिए, ठीक है, स्पार्क से बचने के लिए आप क्या करते हो कि अपने जो ब्रशेस हैं उनके मटेरियल को आप क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। तो जब चेंज करोगे और हाई मटेरियल का रेजिस्टेंस लेकर आओगे तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस का मटेरियल आएगा तो वहां पर ड्रॉप, जो ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप आप देखते थे वो बढ़ जाएगा, यानी मशीन को एफिशिएंसी कम हो जाएगी। लेकिन क्या है कि जो कम्यूटेटर की स्पार्क हो रहा था
वो आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। और एक बात यहाँ मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि इस मेथड से पूरा का पूरा आपकी मशीन जो है वो कभी भी पूरी की पूरी स्पार्कलेस नहीं हो पाती है। अलोन अगर केवल आप रेजिस्टेंस मेथड यूज किया है आपने कम्यूटेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो पूरा का पूरा मशीन जो है केवल इसकी बदौलत आपका स्पार्कलेस नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसके और सारे डिसएडवांटेज भी क्या हैं, डिसएडवांटेज भी इस प्रोसेस के साथ आते हैं, क्योंकि आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो। रेजिस्टेंस बढ़ाने का मतलब श्योर है कि किसी न किसी तरीके से वो लॉसेस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो वो किस तरह से वोल्टेज जो होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज, उसी को तो एलिमिनेट करना होता है। तो किस तरीके से वो रेजिस्टेंस जो है उसको एलिमिनेट करता है, तो पहले आप इसको समझ लीजिए। आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस मेथड में क्या करना है। रेजिस्टेंस मेथड, इन द रेजिस्टेंस मेथड इफ यू वांट टू improve the commutation process, you have to require to change the material of the brushes. You have to desire to choose a material which have some higher resistance with respect to the copper, by doing which you can uh, you can get a less spark. But in this process you can't totally eliminate these sparks. Okay, so why go for this one? So this is an method, but this is not an effective method. मतलब जब ये मेथड आएगा तो आपके साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज भी लेकर आएगा, वो भी देखना है। तो सबसे पहले कि आपने देख लिया कि ये क्या करेगा कि हाई रेजिस्टेंस बदल देने से किस तरीके से स्पार्क कम हो रही है, ये पहले आप देख लीजिए। चलिए, तो हमने जो नॉन लीनियर कम्यूटेशन प्रोसेस का जो हमने एक एग्जांपल दिखाया था कि अगर प्रैक्टिकल मशीन है तो विद इन दैट टाइम में नहीं होता है, वो डायग्राम मैं फिर से बना रहा हूँ इस चीज को समझाने के लिए। जरा सा आप उसको फिर से समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, ये आपकी बाइंडिंग्स हैं, इसी बाइंडिंग को रेफरेंस मान के मैंने सारा का सारा कम्यूटेशन आपको रिप्रेजेंट किया था। अब क्या है, ये आपके कम्यूटेटर सेगमेंट है बेटा। अब मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट किया था, ये ए था और ये क्या था, बी था। ये ए था, ये बी था। क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट आपकी जो ब्रशेस जुड़े थे वो ये क्या है, ये है आपका ब्रश। तो इधर से कितना करंट आ रही थी बेटा, इधर से करंट आपकी कुछ इधर आनी नहीं चाहिए थी, बट 5 एम्पियर आ रही थी। इधर कितना जा रहा था, ये 20 एम्पियर था ना, कॉइल की कैपेसिटी इतनी है, तो 15 इधर, और इधर से कितनी आ रही थी 20 एम्पियर, और यहाँ से कितनी आ गई 35 एम्पियर। तो चूंकि 40 पूरा हमें यहाँ से चाहिए था, बट क्या है कि नहीं आ रहा था। अब ये जो है पूरा का पूरा जो एरिया है लगभग इसी से अटैच है। ये बी से जो कांटेक्ट में है वो आपका बहुत लेकिन थोड़ा सा एरिया होता है, थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में करंट कुछ ज्यादा आ जाती है। तो अब जरा सा ये बात बताइए कि ए और बी, तो करंट जो कलेक्शन की प्रोसेस है एक्चुअल में कुछ नहीं, अगर आइडियली मानो तो यही होता है, लेकिन फिर भी ये जंप करता है। अब जो करंट यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, आना ही नहीं चाहिए ना इससे, क्योंकि ब्रश यहाँ पे लगा ही नहीं है। तो ब्रश यहाँ पे नहीं है, ब्रश इधर है, और इधर से अगर करंट आ गया तो क्या होगा कि ये जंप करके क्या करता है, ये जंप करके क्या करता है, इसमें पहुंचता है, ये जो 5 एम्पियर होता है, और इसी की वजह से आपका क्या होता है, स्पार्क होता है। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने ये कहा कि अगर ये जो ब्रशेस है इसके मैं मटेरियल को क्या कर दूं, इसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं। बेटा अगर इसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दूंगा तो जो इधर से करंट आ रहा होगा स्पार्क, अगर इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो जो इधर से करंट आ रही होगी वो क्या हो जाएगी, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर करंट और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। तो आप कहोगे कि सर तब तो इधर वाला भी सेम हो जाएगा ना, इधर वाला करंट कम हो रहा है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में तुरंत ये आना चाहिए कि सर आपने ये बोला कि हमने इस ब्रश मटेरियल का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, तो क्या हुआ कि ये जो करंट इधर आ रहा था ये कम हो गया, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं होता है, पूरा का 5 जीरो नहीं हो जाता है। इसीलिए ये प्योरली इफेक्टिव मेथड नहीं है। उसके लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस करोगे तो फिर इफिशियंसी भी मशीन की खराब हो जाएगी ना। रेजिस्टेंस बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं होती है, बात समझ में आया। वो कहीं ना कहीं आई स्क्वायर आर लॉसेस और कहीं ना कहीं वो वोल्टेज ड्रॉप को करेगा, मशीन की इफिशियंसी को आपको डिरेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए आप अब सुनिए कि सर आपने जब कहा कि इसका हमने इंक्रीज कर दिया रेजिस्टेंस, अब हमने यहाँ पर कार्बन ले लिया, मान लीजिए कि अब क्या ले लिया हमने,
कार्बन ले लिया तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आपने ये बोला तो इधर से जो करंट आ रही थी वो क्या हो गई, कम हो गई। जो इधर से करंट आ रही थी वो क्या हो गई, कम हो गई। मान लो अब कम होकर कितना हो गई, मान लो 2 एम्पियर। पूरा का पूरा जीरो नहीं कर पाता ये मेथड, उसके लिए कार्बन से भी ऐसा मटेरियल लेना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस कार्बन से भी ज्यादा हो। तो अगर ऐसा आप कर दोगे तो मशीन की परफॉर्मेंस ही खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसी मटेरियल तक परफॉर्मेंस मिलता है। तो अब कहोगे कि सर इधर से भी जो करंट आ रही थी ये भी तो कम हो जाएगी। आपने जब रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो इधर से जो करंट आ रही थी इसके मार्ग में भी तो अवरोध उत्पन्न होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो यही मटेरियल तो इससे भी कनेक्ट है। तो ये सबसे आपको गुड क्वेश्चन है और यही चीज यहाँ पर बस समझनी थी, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए अब इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये अगर यहाँ से इतना पार्ट, अगर ये जो करंट आ रही है तो उसके रिस्पेक्ट में जो ये ब्रश का कॉन्टैक्ट एरिया है ये कितना है बेटा। अब यहाँ से जरा इधर समझने की कोशिश करिएगा। ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है ज्यादा है, तो एरिया अगर कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है तो यू नो दैट आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। अगर ये एरिया ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, आर कम हो जाएगा। तो मतलब इस वाले पार्ट के लिए रेजिस्टेंस, आपने रेजिस्टेंस बढ़ाया कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इस पाथ के लिए कम रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑफर्ड होगा, क्योंकि ये जो है इतना सेगमेंट, ये वाला जो एरिया आ रहा है इससे जो अटैचमेंट है ब्रश का कॉन्टैक्ट एरिया वो ज्यादा है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इधर वाली करंट इफेक्टेड नहीं होगी। अब अगर इधर वाली करंट की इफेक्टेड की बात करें तो देखिए इधर क्या है कि केवल इतना अमाउंट इधर करंट इधर से रिलेटेड है, इस साइड, इसके इस साइड, इससे इधर जंप करना है तो इधर क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू सेम फार्मूला एरिया। अब ये एरिया क्या है बेटा, ये एरिया कम है, तो ये एरिया कम है तो ये रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो जब ये इतना वाला पार्ट हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो जो इधर से मार्ग से करंट जंप करके इसमें आनी है वो भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आपका ब्रश की रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देने से क्या हो जाएगा, आपका ये प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट एरिया किस तरह से बढ़ रहा है और ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें। तो और ये जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने से आपको पता है कि ऑटोमेटिकली इंडक्टेंस वोल्टेज घटना ही घटना है भाई। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब कॉइल का आपका इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ रही है और इंडक्टेंस, तो किसी न किसी वे में वो क्या करेगा, जो रिएक्टेंस वोल्टेज LdI/dt होता है, क्योंकि आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो DI/dt जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। आपका टारगेट क्या था कि जो रिएक्टेंस वोल्टेज VR था वो LdI/dt, तो अगर आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया बेटा तो रेजिस्टेंस की इंक्रीज होने से जो DI/dt है ये क्या हो जाएगा, श्योर है कि कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो जो करंट में परिवर्तन आपको दिखेगा वो कम दिखेगा, तो DI/dt कम हो गया तो इट मींस ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बट क्या है कि इस मेथड में रेजिस्टेंस कम्यूटेशन की जो इंप्रूवमेंट की मेथड है, इस मेथड से आप पूरा का पूरा स्पार्कलेस नहीं कर सकते हो, बट कांट बी स्पार्कलेस, ठीक है। बट इन दिस मेथड कांट बी स्पार्कलेस, मतलब पूरा का पूरा स्पार्कलेस सिस्टम नहीं बनाया जा सकता है, ये बात याद रखना। इसलिए ये पूरा का पूरा इफेक्टिव मेथड नहीं होता है, ठीक है। तो भैया आपने ये जो ब्रश ऐड किया था ये किसके लिए ऐड किया था, पता है आपको? आपने कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए कहा था। इसका कुछ एडिशनल एडवांटेज भी हो जाते हैं, एक बात तो आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये है कि जब आपने ये ऐड किया तो यहाँ पर एक दूसरा एडवांटेज भी, एडिशनल एडवांटेज। अब वो एडिशनल एडवांटेज क्या है, एडिशनल, चलिए अब अगर एडिशनल एडवांटेज की बात करते हैं तो एडिशनल एडवांटेज भी देता है। देखो अब आप क्या कर रहे हो, कॉपर को किसमें चेंज कर रहे हो, कार्बन या तो ग्रेफाइट में। तो ये मटेरियल के पास में क्या होता है, इनके पास अपने आप का ल्यूब्रिकेशन पावर, मतलब सेल्फ ल्यूब्रिकेशन आ जाता है। इसमें अगर कार्बन यूज करते हो तो यहां पर आपको एक चीज दिखेगी, सेल्फ ल्यूब्रिकेशन। मतलब आपका ल्यूब्रिकेशन मतलब जहां पे रोटेटिंग पार्ट होता है तो वहां ल्यूब्रिकेशन कुछ ऐसा मटेरियल याद करते हो जिससे घिसाव कम हो, ठीक है। तो ये मटेरियल ऐसे होता है ना कि इनके पास खुद क्या होता है, कार्बन के पास खुद लुब्रिकेशन अगर नहीं भी लगा तब भी ये उतना नहीं घिसेंगे, ठीक है। तो ये भी फायदा होता है क्योंकि ये ब्रशेस हमेशा क्या होते हैं, किससे अटैच होते हैं,
रगड़ हमेशा होती रहती है ना उनकी कम्यूटेटर सेगमेंट से, तो इसलिए ये इनके जो रगड़ कुछ साल बाद बदलना पड़ता है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? आई होप कि आप समझ रहे हो। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज है, ठीक है। और दूसरी बात, स्पार्क को कम तो नहीं करेगा लेकिन स्पार्क को रिड्यूस कर देता है, और स्पार्क अगर रिड्यूस हो गया तो आपके कम्यूटेटर का लाइफ टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कुल मिला के कम्यूटेटर सेगमेंट के जो लाइफ टाइम होगा वो आपका लेस डैमेज होगा। अगर कभी भी मान लीजिए स्पार्क प्रोड्यूस भी हुआ, सपोज दैट कि अगर स्पार्क आ भी गया, मान लीजिए स्पार्क आ गया, मान लीजिए कि स्पार्क आ गया, तो अगर स्पार्क आ गया तो उस केस में कम्यूटेटर क्या करेगा, कम्यूटेटर लेस डैमेज विथ रिस्पेक्ट टू सीयू ब्रशेस। अगर सीयू का ब्रश लगाए हो, वहां मान लो एक ही होगा स्पार्क कभी प्रोड्यूस हुआ और वहां पर आपने कॉपर की ब्रश लगा रखी है, तो वहां ज्यादा डैमेज होगा मशीन के साथ। लेकिन अगर आपने कार्बन और ग्रेफाइट लगा रखा है तो वहां पर क्या होगा, जो डैमेज होगा, अगर कंट्रोल नहीं भी कर पाता है, मान लो एक लेवल से ज्यादा है तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा स्पार्क को, लेकिन डैमेज जो होगा वो कम करेगा मशीन को, अगर आपने ये ब्रशेस लगा रखे हैं। तो गाइस ये है आपका एक्स्ट्रा आपका एडवांटेज है जब आप इसको यूज करोगे। एडवांटेज के साथ साथ अब डिसएडवांटेज भी है इसके। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि अब इस मेथड का डिसएडवांटेज क्या है, कि अगर आप रेजिस्टेंस मेथड से कम्यूटेशन को इंप्रूव कर रहे हो तो उस मेथड में डिसएडवांटेज है भैया। क्या है डिसएडवांटेज, देख लेते हैं। डिसएडवांटेज भैया, डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, आप रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो भैया। तो रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो जो ड्रॉप होता है ना भाई, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा किसी भी तरीके से। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है, एक तो आई स्क्वायर आर लॉसेस और एक आई आर ड्रॉप। यानी ब्रश में अगर पहले जो ड्रॉप हो रहा था, यानी मान लो कॉपर में जो भी ड्रॉप था, कॉपर की ब्रश थी, तो मान लीजिए ड्रॉप जो था वो x था। तो अब अगर आपने कार्बन का ले लिया तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x नहीं, 2 + x, यानी 2 वोल्ट के अप्रॉक्स लगभग क्या हो जाता है, लगभग 2 वोल्ट के अप्रॉक्स क्या हो जाता है, आपका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, ठीक है। ये आप देख लेना, ठीक है। स्पार्कलेस कम्यूटेशन एक तो है कि स्पार्कलेस कम्यूटेशन देगा, लेकिन पूरा का पूरा स्पार्कलेस नहीं करता, और साथ में आपका जो ड्रॉप होता है ब्रश के क्रॉस, वो अगर कॉपर का है अगर 2, तो अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर पहले से 4 है तो अब क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा जब आप कार्बन का यूज करोगे। तो ये होता है, ठीक है। सो आपका अगर लोअर मशीन है, कोई लोअर वोल्टेज की, तो वहां पे ये 2 वोल्ट बहुत मायने रखता है। तो इसलिए लोअर अगर मशीन है तो वहां पर अगर ये आपका रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर लो तो उसकी इफिशियंसी ड्रास्टिकली बहुत घट जाएगी। तो कुल मिलाकर दोस्त ये बहुत अच्छा इफेक्टिव मेथड नहीं है जिससे आप अपने आर्मेचर रिएक्शन को, कम्यूटेशन की प्रोसेस को क्या कर सको, इंप्रूव कर सको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। और दूसरी बात कि जब ये वोल्टेज बढ़ रहा है, ये ड्रॉप बढ़ रहा है, तो आपको जो ब्रश होल्डर होगी ना, ब्रश होल्डर जिसमें आपका ब्रश रखे जाते हैं, इसकी साइज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये भी डिसएडवांटेज है, यानी टोटली मशीन की साइज भी तो इससे बढ़ जाएगी। ब्रश जो है ब्रश होल्डर्स के अंदर होते हैं, तो अगर आप जब कार्बन की ब्रशेस यूज करोगे तो कॉपर के रिस्पेक्ट में उसका ब्रश होल्डर की साइज भी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे मेथड में। दूसरा मेथड आपका देखते हैं कि किस तरीके से इफेक्टिव है, ठीक है। अब हम वहां पर देखते हैं। तो अगर दूसरा मेथड को आपको देखना है, स्पार्कलेस कम्यूटेशन बनाना है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, दूसरी मेथड है आपकी ईएमएफ मेथड। दूसरी मेथड है आपकी ईएमएफ मेथड। ये ईएमएफ मेथड क्या है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस मेथड में क्या करना है, इस मेथड में क्या करना है कि आपको पता है कि आपका काम क्या है, आपका जो कम्यूटेशन की प्रोसेस है वो स्लो क्यों हो रही है, वो स्लो इसलिए हो रही है क्योंकि आपका एक रिएक्टेंस वोल्टेज आ रहा है। तो मतलब क्या है कि इस मेथड में मान लीजिए कि ये जो पहले से VR था, रिएक्टेंस वोल्टेज, बेटा ये है रिएक्टेंस वोल्टेज। आपको क्या करना है कि किसी भी तरीके से, अगर मान लो ये इस डायरेक्शन में है, मान लो एक इस डायरेक्शन में एक दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर दीजिए, प्रोवाइड करा दो।
अगर एक दूसरा ईएमएफ इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दोगे तो ये दोनों एक और सेम अमाउंट में, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कुछ इस तरह का प्रिंसिपल इस मेथड में किया जाता है। मतलब एक एक्स्ट्रा इंड्यूस्ड ईएमएफ का सोर्स लगाओगे जो क्या करेगा, उस रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। बैलेंस करने का मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कार्य करेगा और वो आपको ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो अब इसके लिए दो मेथड है यहाँ पर। अब ऐसा करने के लिए आप लिख लेना कि इसमें क्या होगा, न्यूट्रलाइज करना होगा आपको किसको, जो आपकी रिएक्टेंस वोल्टेज है। तो इसके लिए दो मेथड है आपके पास। इट कैन बी मेड बाय टू मेथड्स। अब पहला मेथड जो इसका आता है आपका, आप क्या कर दीजिए कि ब्रश शिफ्ट कर दीजिए। ब्रश को क्या कर दीजिए, जब शिफ्ट कर दीजिए, ब्रश को क्या करिए कि जब कम्यूटेशन में जहाँ पर वो प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे ब्रश को शिफ्ट कर दीजिए। तो ब्रश शिफ्ट की जो प्रॉब्लम है ये मैंने पहले भी देख चुके हैं। दूसरा क्या है कि बाय यूजिंग इंटरपोल, बाय यूजिंग इंटरपोल। इंटरपोल देखिए, जो आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसकी वजह से एमएनए शिफ्ट होता है। रियल प्रॉब्लम क्या है कि एमएनए आप दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होते जा रहे हैं, आर्मेचर रिएक्शन और आपका कम्यूटेशन। आर्मेचर रिएक्शन में भी मैंने बताया था कि अगर ब्रश वहां पर क्या होता है कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ब्रश शिफ्ट हो, एमएनए शिफ्ट हो जाता है, जीएनए और एमएनए चेंज हो जाते हैं। तो ब्रश तो आपका वर्चुअली आपका लगाया जीएनए पे है आपने, अब आपका जीएनए एमएनए पहले वन पोजीशन पे था, अब आपका वो शिफ्ट हो गया। जब वो शिफ्ट हो गया, आप क्या करोगे कि उस समय अगर आप उस समय अगर ब्रश को भी उस पर शिफ्ट नहीं करोगे तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा, मैंने बताया था। और वहां भी नाम लिया था कम्यूटेशन की प्रोसेस इफेक्टेड हो जाएगी। तो इसे इफेक्टेड ना होने के लिए आप ब्रश को शिफ्ट करो। लेकिन जब ब्रश को शिफ्ट कर रहे थे वहां पर, तो एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं वहां पे मिल सकता कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट खत्म हो रहा था। हम ब्रश शिफ्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारा जो कम्यूटेशन की प्रोसेस है, जो स्पार्क आ रहा है, अब भाई ब्रश यहाँ पे है और मैंने यहाँ पे न्यूट्रल वाला पॉइंट और ब्रश यहाँ पे लगाया हो, ब्रश वहां पे होना चाहिए जहाँ दोनों को शॉर्ट कर रहे हैं, एमएनए पे होना चाहिए। समझ में आई बात, ब्रश हमेशा एमएनए पे होना चाहिए और वहां पर नहीं है तो स्पार्क आएगा। अगर स्पार्क आ रहा है तो इस स्पार्क की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने ब्रश शिफ्ट किया था। हमने किसी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हमने ब्रश शिफ्ट नहीं किया था, वहाँ आर्मेचर रिएक्शन के लिए नहीं किया था, हमने कम्यूटेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए ब्रश को शिफ्ट किया था। ब्रश शिफ्ट करने का मतलब कि एक एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाएगा और जो उसके अपोजिट में इंड्यूस्ड में काम करने लगेगा। समझ गए, कुछ इसी तरह का। तो ब्रश शिफ्ट करने से भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ था। और ब्रश शिफ्ट करने का डिसएडवांटेज क्या हुआ था, चलो ठीक है, वहां पे ब्रश शिफ्ट किया था तो स्पार्क की प्रॉब्लम तो दूर हो गई थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ गई थी, डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजेशन शुरू हो गया था आपका फील्ड फ्लक्स का, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट देखने को मिला था। तो इसलिए इसके बारे में तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो इसे अभी यहाँ पर छोड़िए, ठीक है। ये भी मतलब इफेक्टिव नहीं है, ये भी इफेक्टिव नहीं है। तो सबसे इफेक्टिव कौन सा है, सबसे इफेक्टिव है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ मेथड में बाय यूजिंग इंटरपोल। अब ये इंटरपोल क्या होते हैं, अब इससे रिलेटेड चीजें कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। अब इंटरपोल से रिलेटेड कुछ चीजें, आप इंटरपोल को थोड़ा डिटेल में देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपका थोड़ा कंपनसेट बाइंडिंग से भी कोरिलेट करेगा। तो अब ये चीजें आप समझ लीजिए। चलिए, अब इंटरपोल और इंटरपोल बाइंडिंग दोनों ये क्या होते हैं, देखो ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये आपकी मशीन हो गई, ठीक है, ये योक मतलब योक वाला पार्ट बना दिया। ये आपका क्या हो गया, मेन फील्ड हो गई, देखिए ध्यान से। और यहीं पर कुछ इस तरह से क्या होता है, कुछ इस तरह से एक और पोल लगाया जाता है, कुछ इस तरह से होता है। ये इसका थोड़ा सा गैप इससे ज्यादा होता है ताकि ये जल्दी से सैचुरेट ना हो, कुछ इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये इसकी रेडियस अगर ये तो इससे थोड़ा सा ऊपर रहता है अगर एक्चुअल बात करो तो,
ये इंटरपोल होती है, इस पे भी कुछ वाइंडिंग लगी होती है, ठीक है। इंटरपोल, इंटरपोल मतलब क्या, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, तो इंटरपोल क्या होता है कि इन दोनों के रीजन में काम करता है। नॉर्थ और साउथ के बीच में एक एक्स्ट्रा पोल आपको योग से अटैच करना पड़ता है, उससे ही बोला जाता है इंटरपोल, या उसका अलग से नाम होता है कंपोल भी उसे बोलते हैं, ठीक है ना। कंपोल का मतलब अब यहाँ से देख लेना कि दिस आर द स्मॉल पोल्स विच आर कनेक्टेड विद द योग इन बिटवीन द मेन पोल्स। बिटवीन द मेन पोल्स में क्या होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, स्पेस में बीच में होते हैं, और इनका जो गैप होता है वो कुछ इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है, हल्का सा। एक्चुअल में कभी कभी मशीनों में सेम रखा जाता है, लेकिन क्या है इस मशीनों में 1 सेंटीमीटर, यानी इनका जो एयर गैप जो देखोगे लगभग 1 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में देखा जाता है। ये आपका क्या हो गया, आर्मेचर। मान लो इधर से ये रन कर रहा है, इधर आर्मेचर में भी कंडक्टर होंगे, इस पर भी आपकी वाइंडिंग होगी। तो जो ये ब्रश यहाँ पर मान लो लगे हुए हैं, यहाँ पर ब्रश लगे होंगे जो इसकी करंट को कलेक्ट करेंगे। तो अब दूसरा चीज, पहले जो ये आपका पोल है वो कहाँ पर लाइज है, पहला स्टेटमेंट। तो पहला आप स्टेटमेंट तो समझ गए, पहली पॉइंट समझ में आ गई। दूसरी पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि जो टर्न्स होते हैं, तो इंटरपोल वाइंडिंग टर्न, इंटर आईपी और ये डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ, समझ जाओगे ना। इंटरपोल वाइंडिंग, जो इंटरपोल वाइंडिंग टर्न होते हैं, टर्न वो क्या होते हैं, सबसे देखिए ध्यान से एकदम इंपॉर्टेंट याद करिए, लेस होते हैं एंड थिक कंडक्टर, एंड थिक कॉपर कंडक्टर होता है। लेस नंबर ऑफ टर्न्स होता है, और लेस होने की वजह से आपका थिक होता है। थिक क्यों बनाया जाता है, वो आ जाइए आप तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आर्मेचर कॉइल्स, नहीं सॉरी, इंटरपोल वाइंडिंग आर connected in series with armature, मतलब आर्मेचर, मतलब अगर जो IPW में लिख दे रहा हूँ, इंटरपोल वाइंडिंग इज इक्वल टू, या इसको किसी को ऐसे भी देखोगे कि IC कंपोल वाइंडिंग CW लिख दिया जाता है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IAK। क्यों भाई, क्योंकि ये सीरीज में ऐड है, यानी देखो इसका एक टर्न यहाँ से निकलेगा, इसको यहाँ से जाएगा, फिर दूसरा टर्न कहाँ पर आएगा, दूसरा टर्न आप इधर से निकलेगा कहीं, और इसका जो ये टर्न इधर से आएगा, और फिर ये कैसे निकल जाए। मतलब इंटरपोल वाइंडिंग और आर्मेचर का कनेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। तो ये बताइए कि जो आप उस पर टर्न है, कम टर्न है, और आर्मेचर में जो करंट फ्लो होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है, तो अगर उतना करंट को सस्टेन करने के लिए ही आपको जो है ये थिक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो पहली बात कि किससे जुड़ता है, और एक कंपनसेट वाइंडिंग थी जो कि यूज हो रही थी आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को डिलीट करने के लिए अंडर द पोल, वो भी आपका सीरीज में ही कनेक्ट हो रहा था। तो ये दोनों की दोनों जो वाइंडिंग्स होती हैं, वो दोनों की दोनों आर्मेचर से सीरीज में ही लगती हैं। अब कंपनसेट वाइंडिंग जो होता है वो केवल क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, किसको, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करता है, और ये क्या करता है, आपके क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को ये भी न्यूक्लियर, अभी देखेंगे आगे, अभी थोड़ा सा और समझ लीजिए। अब तीसरा पॉइंट सीरीज में आपका कनेक्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट और है कि पोलैरिटी की, अब ये नॉर्थ पोल बना तो ये पोलैरिटी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट, वो इसकी पोलैरिटी है। तो पोलैरिटी आपका सेम एज मेन पोल, सेम एज मेन पोल अहेड ऑफ रोटेशन, अहेड ऑफ रोटेशन डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है। तो आप मान लीजिए कि ये जनरेटर का केस है और ये ओमेगा स्पीड से इधर केस कर रहा है, तो जनरेटर के केस में अहेड वर्ड लगता है, अगर मोटर है तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जनरेटर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है ना, प्रेफरेंस देखो बदल जाता है। जनरेट मोटर के केस में इधर हो जाएगा ओमेगा, अभी देखेंगे हम आगे, तो वहां पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करा, तो अगर ये नॉर्थ बना है तो ये क्या बनेगा बेटा, ये नॉर्थ बनेगा। अगर ये साउथ बना है तो इसके आगे वाला
ये साउथ बनेगा। जनरेटर के केस में यही होता है कि अगर ये साउथ पोल है तो उसके आगे वाला जिधर रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में वो साउथ बनेगा और इसके आगे वाला नॉर्थ पोल बनेगा। ऐसा करोगे तभी आपका जो इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा वो रिएक्टेंस वाले के अपोजिट में जनरेट होगा, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहाँ पे जनरेट होगा वो जो रिएक्टेंस वोल्टेज इस कॉइल के अंदर जनरेट हो रही है उसको क्या कर देगा, काउंटर बैलेंस मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा। आई होप कि आप समझ गए। क्लियर है? बताइए। देखिए अब जो है स्पार्किंग क्या हो जाती है कि स्पार्किंग की लिमिट जो होती है इंटरपोल लगाने से, इंटरपोल वाइंडिंग लगाने से, ये चीज यही क्वेश्चन बार बार आते हैं भाई, इंटरपोल क्या होता है, कहाँ लगता है, क्यों लगता है, और दूसरा बात कि जो इसके टर्न्स होते हैं वो लेस होते हैं, ठीक होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, कौन सा पोल नॉर्थ बनता है, कौन सा साउथ बोल करता है, और सबसे पहली बात तो ये यूज किस लिए हो रहा है। तो आपको पता ही है कि आपको क्या कर रहा है, ये कम्यूटेशन को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि इंटरपोल वाइंडिंग में कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन आपका जो रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हो रहा था, ठीक है, उसके क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि ये आपने नॉर्थ और साउथ जो बनाया तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज होने से ही आपकी पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और पोलैरिटी अगर फ्लक्स की चेंज होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। तो ये सारा खेल होता है उसके अंदर। तो अब हमें ये देखना है यहाँ पर कि अगर आपने इफ यू आर यूजिंग इंटरपोल वाइंडिंग मतलब इंटरपोल यूज कर रहे हो तो आपकी जो स्पार्किंग कैपेसिटी होती है, स्पार्किंग लिमिट, ये जो लिमिट होगा ये लगभग 20 से 30% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मान लो पहले स्पार्किंग लिमिट कुछ भी रही हो तो उससे 20-30% इंक्रीज हो जाती है। कंफ्यूज मत होना, लिमिट इंक्रीज होने का मतलब अच्छी बात है, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और हीटिंग लिमिट भी क्या हो जाएगी। इसलिए अगर स्पार्किंग लिमिट अगर इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब हीटिंग लिमिट भी क्या हो जाएगी, हीटिंग लिमिट ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये दो चीजें तो यहाँ सर निकल कर आ जाएंगी, और इसीलिए तो हम कर रहे थे ये सारा। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक दो काम। अब देखो यहाँ से देयर आर टू वर्क ऑफ द इंटरपोल वाइंडिंग। इंटरपोल पुलिस वाला मत समझ लेना भाई, इंटरपोल, ठीक है। अब दो काम कौन से होते हैं, पहला तो आपको समझ गए, ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीआर का मतलब क्या समझते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज। अब ये ऑटोमेटिक क्यों हो रहा है भाई, ऑटोमेटिक क्यों मैंने बोल दिया, देखो ये आपकी बाइंडिंग थी, जब ये इंटरपोल नहीं लगा था तो इसी में क्या जनरेट हो रहा था, रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हो रहा था कम्यूटेशन वाले टाइम में, जब करंट आपका प्लस से नेगेटिव में बदल रही थी, उसी ड्यूरेशन टाइम में एक रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हो रहा था। तो अब क्या है कि मान लो कि इससे जो लोड लगा हुआ उस लोड को बढ़ा दिया, तो अब जो रिएक्टेंस करंट की वैल्यू एक्सपेंड बढ़ गई, नीचे और बढ़ गई, तो अब ये टाइम और बढ़ गया, तो मतलब करंट क्या होगा कि उस समय और बढ़ जाएगा। तो क्या है कि जितना करंट इसमें बढ़ेगा तो ये सीरीज में कनेक्ट है ना, तो उतना करंट इसमें भी बढ़ जाएगा। तो जब उतना करंट उसमें बढ़ने का मतलब क्या है कि वोल्टेज भी तो बढ़ जाएगा उस कॉइल से। तो जैसे जैसे ये कंडक्टर में जो भी बढ़ेगा तो सीरीज में लगने की वजह से ऑटोमेटिक काउंटर बैक करेगा। अगर यहाँ का जो रिएक्टेंस वोल्टेज बढ़ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी उतना ही आपका फिर काउंटर बैक में उतना वोल्टेज प्रोवाइड करा देगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये बढ़े तो ये भी साथ में बढ़ जाएगा क्योंकि सीरीज में है। इसीलिए मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। और ऐसा कर देने से अगर ये न्यूट्रलाइजेशन हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, स्पार्किंग लेस हो जाएगी। अब देखो इसमें भी आपका लगभग रेजिस्टेंस तो बेटर है, लेकिन जीरो नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई
गारंटी नहीं है कि पूरा जीरो कर सकते हो। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स को थोड़ा सा मेंटेन करो तो डिजाइन प्रॉस्पेक्टस होती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करो तो थोड़ा मोड़ा तो रह ही जाता है। ठीक है, अब दूसरा वर्क क्या है, दूसरे वर्क को थोड़ा समझ लीजिए। दूसरा वर्क क्या है, अब देखिए, अब ये दूसरा वर्क बहुत अच्छा है कि जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है उसको भी ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो ये लगा है तो जो वोल्टेज जनरेटर क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे जनरेट हो रहा था, अब आप यहाँ पे ब्रश लगा रहे हो, मतलब एक ऐसा इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है जो कि रिएक्टेंस वोल्टेज को अफेक्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो होगा अंडर पोल पे, जिस पोल पे लगा हुआ है तो उसके अंदर में क्या करेगा कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को भी ये क्या करता है, कम करता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। मतलब क्या है कि ये बनाया तो गया है इसके लिए आपको आर्मेचर प्रोसेस को, कम्यूटेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, बट these coils are connected in the series as like as the compensating winding, and here is also same phenomena occurs which are in the compensating winding। जरा याद करिए माइंड में compensating winding को, कि उसमें भी क्या होता था कि अपोजिट वो अंडर पोल में यहाँ पे लगा हुआ होता था और उसमें भी एक ईएमएफ ही जनरेट हो रहा था जो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था और उसका सपोर्ट कर रहा था और फ्लक्स को, डायरेक्शन को सेम बना रहा था। तो सेम यहाँ भी एक इंड्यूस ईएमएफ लगेगा जो कि डिस्टॉर्ट फ्लक्स, जो डिस्टॉर्ट होंगे उस डिस्टॉर्शन को भी क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो इसीलिए मैंने वहां पर बताया था कि एक चीज मैं बताऊंगा आपको कम्यूटेशन में, तो इसीलिए आप जब आप कंपनसेट वाइंडिंग बनाते हो तो आप यहाँ स्लॉट बनाते हो तो वो कॉस्टली होता है, और वहां पर मैंने बताया था कि जो हायर मशीन होती है वहां पे उसकी ज्यादा जरूरत है। लोअर में क्या किया जाता है कि अगर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करना है तो इसी पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टर्न बढ़ा के इंटरपोल वाइंडिंग पे कंपनसेट वाला जो टर्न है वो भी यहीं पे लगा दिया जाता है, क्योंकि ये भी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है। तो उसके जो टर्न्स हैं ये यहीं पे आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से रिमेंबर दैट टू थिंग्स ऑलवेज व्हिच आर आस्किंग इन मेनी एग्जामिनेशंस, ओके, ड्यू टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा वोल्टेज। तो अब मैग्नेटाइजेशन जो हो गया, यहाँ से कम्यूटेशन दो काम करता है, एक तो क्रॉस जो होगा उसको भी हिट करेगा और कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट करता है जो कि इसको काउंटर बैक करता है, क्योंकि ये वोल्टेज बहुत कम होता है। तो इस तरह से जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है वो आपकी 2 एमएमएफ जनरेट करती है। एक एमएमएफ क्या करता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को बैलेंस करता है, और दूसरा एडिशनल जो एयर गैप में जनरेट होता है वो होता है। ठीक है, तो उसके लिए एमएमएफ आपको दोनों में इक्वेशन में सेम कर दीजिए। तो अगर एमएमएफ को आप सेम बनाएंगे, बाकी चीजें मैंने नोट्स में लिखी है वो मैं सेंड कर दूंगा, तो शायद आप समझ जाओगे। ठीक है, एक मिनट। चलिए कहाँ पे थे, इंटरपोल वाइंडिंग आपकी थी। तो हाँ, एमएमएफ जो होगा, मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्न, कंपोल वाइंडिंग लिख दे रहा हूँ ना, नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पर जो टर्न है इस टर्न को मैंने एनसीपी मान लिया, कंपोल वाइंडिंग। नंबर ऑफ टर्न जो यहाँ पर एमएमएफ होगा और इसमें जो करंट जाएगी वो सीपी मान लीजिए। तो जो ये एमएमएफ जनरेट करेगा वो एमएमएफ कहाँ पे जाएगा, एक तो आर्मेचर रिएक्शन जो यहाँ पर जो मेंटेन कर रहा होगा, तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, IA और Z/2AP पर पोल की अगर बात करो, और प्लस एक एक्स्ट्रा एमएमएफ आता है
जो ये एक्स्ट्रा एमएमएफ इसलिए आता है, एयर गैप में आता है, मतलब बीजी डेंसिटी गैप में, और एलजी जो ये वाला एल है, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ, और डिवाइडेड बाय आपका म्यू, ये एक एक्स्ट्रा टर्म आता है। तो जो मैथमेटिकल फार्मूले लगते हैं ये आपका एडिशनल एमएमएफ है, ठीक है ना। इस तरह से आप इंटरपोल, देखो अब यहाँ पर कंफ्यूजन मत पैदा करना। काउंट आपका जो कंपनसेट वाइंडिंग होती है वो केवल एक वोल्टेज आपकी जनरेट करती है एमएमएफ ये वाला, और जो आपका इंटरपोल वाइंडिंग होता है वो उसके साथ साथ एक एडिशनल आपका एमएमएफ जनरेट करता है, ठीक है ना, जो आपका क्या करता है, रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो आप क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है इंटरपोल वाइंडिंग से भी डिलीट कर सकते हो। इसलिए जो नॉर्मल वे में, नॉर्मल मशीनों में कभी भी आपका कंपनसेट वाइंडिंग नहीं लगाया जाता है। कंपनसेट वाइंडिंग लगाने से मशीन के कॉस्ट बढ़ जाते हैं, और उसे उसी केस में यूज़ किया जाता है जब बहुत हाई वेरिएशन कहीं देखने को मिले, ठीक है, अदरवाइज कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये रहा आपको आर्मेचर रिएक्शन को इम्प्रूव करने का। अब ये होता है वैसे कुछ शेप के बारे में पूछा, नैरो टैप होता है, इसलिए देखो इस तरह से बना है, कुछ इसके शेप जैसा नहीं होता है, नैरो टैप टाइप का होता है, ठीक है ना। तो नैरो टैप, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है गैप वो कम रखा जाता है, थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है 1 सेंटीमीटर, जिससे इस कॉइल में सैचुरेशन कम हो, सैचुरेशन जल्दी ना हो पाए, ठीक है, सैचुरेटेड ना हो पाए। अगर सैचुरेटेड हो गई तो फिर ये जो काम करना चाहती है वो नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक बाकी डिटेल में जाने के लिए और भी डिटेल से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन एक्सप्लेन करते समय देखो माइंड में इतना ही होता है जो एग्जाम्स आ रहे हैं और जो पैटर्न चल रहा है उसी पे फॉलो करना है। अदरवाइज एक ही पॉइंट पर एक्सप्लेन करने के लिए अगर क्लास की तरह से पढ़ोगे तो बहुत डिटेल से हो सकता है, तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं इस सेशन को, ठीक है। इंटरपोल वाइंडिंग क्या होती है, कैसे कनेक्ट होती है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 2 काम होते हैं इंटरपोल वाइंडिंग के, एकदम याद कर लीजिए। चलिए अब हम आगे मिलते हैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेटर और पैरेलल कनेक्टेड जनरेटर्स, डीसी जनरेटर का पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। वैसे इस टॉपिक से जेईई में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर की वीडियो में इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम मोटर स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर कोई भी प्रॉब्लम कॉम्यूटेशन और आर्मेचर रिएक्शन से आपको आ रही है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटे छोटे क्वेश्चंस के। अगर गेट की बात करो तो गेट में इससे इतना क्वेश्चन तो नहीं आते हैं थ्योरी में, ठीक है। हाँ, स्क्वायर वायर की जो इक्वेशन है इनसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना थोड़ा सा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो रही है, जो क्वेश्चन अगर नहीं बन पा रहा है, तो आप जरूर एक बार कमेंट करके पूछ लेना, सर ये चीज़ें नहीं समझ आता, अदरवाइज लाइव क्लास में आप पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ पे फिर से बता दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को एटलीस्ट लाइक तो किया करिए, और लोगों तक शेयर अभी तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ जो लोग आप देख रहे हो तो दूसरे बाकी जो वीडियोस है वो आप शेयर करते रहिए, ताकि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं थोड़ी सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, ठीक है, थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है इससे, ठीक है। तो आप दूसरे अपने फ्रेंड जोन में थोड़ा सा उन्हें किसी तरह से शेयर करिए, उन्हें थोड़ा सा समझाइए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।